Good morning everyone, this is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am here to complete the last part of chapter 3 fiber to fabric. Basically बच्चों आज हम जो लास्ट पार्ट है वुल, सिल्क, जूट एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. आई होप इसके पहले का पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा. अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. सो बेसिकली व्हाट इज वुल? वुल इज अ फाइबर डिराइव फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप. जो शिप्स होते हैं, आप जानते हैं ना, जो शिप होते हैं उनके बालों से हमें क्या मिलता है? वुल. अब वो मिलता कैसे? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्लिपर्स. क्लिपर्स का यूज़ किया जाता है और उनकी हेल्प से जो हेयर्स होते हैं शिप के उन्हें रिमूव किया जाता है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग. द रिमूविंग ऑफ द वुल फ्रॉम शिप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग. देखिए आपकी बुक में लिखा है रिमूविंग द वुल फ्रॉम शिप. जो वुल को रिमूव किया जाता है शिप की बॉडी से इसकी यूज करके क्लिपर्स का, उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग. अब इसके बाद इस वुल को क्या करते हैं? जो आपके बॉक्सेस सॉरी बेल्स जो होते हैं, बेल्स क्या होते हैं? एक तरह के लकड़ी के बने हुए, जिसे अभी तो लोग कार्डबोर्ड के यूज़ करते हैं, सब गत्ता कहते हैं. तो उस टाइम में लकड़ी के होते थे और उसका यूज़ उसी में भर के इनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता था. वहाँ इनकी क्लीनिंग होती थी, फिर इसे फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता था और उसके बाद इसके वुल तैयार किए जाते थे जो प्रॉपर मार्केट में मिलते हैं. पूरा ये सब प्रोसेस होता था. अब यहाँ एक वर्ड दिया गया है क्नीटिंग एंड वीविंग. देखिए क्नीटिंग एंड वीविंग दोनों डिफरेंट चीज़ें. क्नीटिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कि आपके मम्मा स्वेटर बुनती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? क्नीटिंग, बुनाई जिसे कहते हैं. वीविंग कौन सा प्रोसेस था? वीविंग वो प्रोसेस था जिससे धागे से कपड़े को तैयार किया जाता है. जो हमने हैंडलूम्स पढ़े थे जिसमें दो धागे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ऐसे करके दोनों धागे आते हैं और फिर हैंडलूम की मशीन्स के थ्रू उनको बनाया जाता है. Wool is fluffy and hence retain in air, and since the air is a bad conductor of heat, wool has a property of retaining heat. देखिए बेसिकली क्या है, जो wool है आपका, वुल फ्लफी है. मीन्स ऐसा आपने अगर वुल को टच किया होगा तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक समझा होगा. उसके बाद जो आपके वुल्स होते हैं, अगर आपने स्वेटर देखा होगा तो उनके बीच में से नेट टाइप के स्पेसेस बने होते हैं. ये स्पेसेस क्या करते हैं? ये स्पेसेस में एयर अपनी जगह ले लेता है और एयर जो कि आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से बाहर का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा. मतलब होता क्या है, जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो बाहर चाहे मौसम कैसा भी रहे, एयर उस मौसम को आपकी बॉडी पे इफेक्ट करने नहीं देगा. क्लियर? हिस्ट्री. देखिए हिस्ट्री में ये कहा गया कि जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी सालों से, मतलब बहुत सालों से जो एनिमल्स हैं जैसे शेप, काऊ, बफेलो, इनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, मतलब पाल रहे हैं अपने यहाँ. और इसी तरह अब उनकी, मतलब अगर हम जब अर्ली वुमेंस पढ़े थे हिस्ट्री, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये चीज़ देखोगे कि जो अर्ली वुमेंस थे, जो पहले एशियन पीपल्स थे, वो अपने साथ जानवर ज़रूर रखते थे. आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुल इन द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक लीडिंग प्रोड्यूसर. सबसे ज़्यादा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा वुल कहाँ मिलता है तो कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड एंड थर्ड चाइना. ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वुल. सेकेंड इज न्यूजीलैंड एंड थर्ड इज सेकेंड इज न्यूजीलैंड एंड थर्ड इज चाइना. लॉस कंफ्यूज हो. इंडिया जो टॉप 10 है, मतलब टॉप 10 लोगों में इंडिया भी है जो कि आपका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुल है. आई होप आपको वुल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है सिल्क. अब सिल्क हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, और वो भी सिल्क वॉर्म के ककोन से. सिल्क वॉर्म के ककोन से हमें क्या मिलता है? सिल्क. अब ये इतनी आसानी से नहीं मिलता. सिल्क वॉर्म आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज. अगर किसी ने पूछा कि सिल्क वॉर्म कहाँ, मतलब फेड कहाँ रहते हैं, तो वो आपके मलबेरी ट्रीज पे, और वो लगभग 800 मीटर लॉन्ग ककून बनाते हैं. मतलब जो ककून अगर आप देखोगे जैसे पूरे ऐसे फाइबर्स टाइप में बने हुए रहते हैं, 800 मीटर्स लॉन्ग. मतलब अगर उसे पूरा सीधा कर दिया जाए तो लगभग 800 मीटर्स होंगे. अब क्या करते हैं, ककून्स को जो होते हैं ना उसे गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल देते हैं. इससे जो सिल्क होती है उनकी तो डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो फाइबर होता है उसका यूज़ करके सिल्क को प्रिपेयर करते हैं. फिर बहुत लोगों ने विरोध किया कि देखिए हम अपना भला कर रहे हैं, हम तो सिल्क ले रहे हैं, बट हमारी वजह से सिल्क, जो आपके सिल्क वॉर्म है उनकी भी तो डेथ हो रही है, और ये बात तो गलत है.
हिस्ट्री हमें ये बताता है कि चाइना सबसे पहले सिल्क का डेवलप करता था, सबसे पहले चाइना करते थे। इसके बाद आपने अभी नहीं, हिस्ट्री में आगे आप पढ़ोगे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट वो रास्ता है जिसके थ्रू चाइना अपना जो सिल्क है उसका व्यापार फैलाता था, मतलब जो ट्रेड था एक्सपोर्ट करता था, जैसे इंडिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया से होके वो रास्ता पूरा, मतलब एक ही रास्ता इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करते थे, और उस रास्ते को क्या कहते थे? सिल्क रूट। एक वर्ड यहाँ दिया हुआ जिसे लिखते सेरीकल्चर। व्हाट इज सेरीकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। किस लिए आप सिल्क वॉर्म की रियरिंग करेंगे? सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। Recently, silk has come under the fire for the animal rights activity who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in their cocoons is cruel। देखिए ये इन्होंने जो कहा है एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ककून को तो बॉईल कर दे रहे हैं और सिल्क ले रहे हैं, पर क्या बॉईल करने के बाद जो सिल्कवॉर्म की डेथ हो रही है हम उनके बारे में क्यों नहीं? सबको राइट्स है, अगर ह्यूमन बींग्स को राइट है, एनिमल्स को भी राइट है कि वो जिए। जूट, जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू अ कोस। देखिए जूट क्या होते हैं? जूट लंबे सॉफ्ट शाइनी प्लांट होते हैं। जूट आपने जूट देखा होगा, जूट के रोप्स देखे होंगे, रस्सियां देखी होगी जूट की, जूट के बैग देखे होंगे। अक्सर कंस्ट्रक्शन के लिए घर में जूट की रस्सी का या जूट के रोप्स का यूज किया जाता है। अब हमें जूट मिलता है क्या? हमें जूट मिलता है जूट प्लांट से, वो भी उसके स्टेम से। किससे मिलता है? उसके स्टेम्स से। करते क्या है बेटा? सबसे पहले ये जूट प्लांट जो होता है उसको कट करते हैं, उसके स्टॉक्स को, क्योंकि जैसे मान लीजिए पूरा प्लांट है, ये उसका पूरा स्टॉक है, उसको कट करेंगे और उसके बाद इसे ले जाके पानी में लगभग 10 से 15 दिन, 20 दिन तक समझ लीजिए, 10 से 20 दिन तक पानी में सोक्ड करते हैं, मतलब सुखवाते हैं। और 20 डेज के बाद धीरे धीरे, जब देखिए जब कोई चीज़ आप पानी में रखोगे तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होगा कि नहीं, और जब वो सॉफ्ट होता है 20 डेज बाद उसको निकालते हैं, स्टॉक को अलग, जो उसमें थ्रेड्स होते हैं, लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं और उनसे फाइबर्स में कन्वर्ट करके उन्हें साफ करके 2-3 दिन के लिए उन्हें एकदम ऐसे हैंग कर देते, मतलब कहीं भी टांग देते, और 2-3 दिन बाद उसको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, और उसके बाद उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूजेस होते हैं। जूट आपकी खासियत इसकी ये है कि ये बायोडिग्रेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए बायोडिग्रेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जूट जो होता है वो आपके पोल्यूशन को नुकसान नहीं करेगा। मान लीजिए आपने इसका यूज़ नहीं किया, ठीक है, और आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये प्लास्टिक की तरह 10 साल तक वहीं पड़ा ही रहेगा, वो ईजिली मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा, और जब कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी तो वो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक आप इसका यूज़ करते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ होता है। इसका यूज़ मटेरियल्स के पैक करने में यूज़ किया जाता है। जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अब इसके लिए कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत है? टेम्परेचर हॉट होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ठीक है, और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अब देखो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल का मतलब इससे ये पता चल गया ना कि जो इसकी सोइंग, जो इसका बुआई का समय होगा वो आपका ऐसे टाइम पे होगा क्योंकि इसको रेनफॉल की ज़रूरत है। तो बेसिकली जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसका कल्टीवेशन होता है, बट बुआई कब की जाती है? फरवरी से मई तक। फरवरी से मई के बीच में इसकी बुआई की जाती है और इसका कल्टीवेशन किया जाता है रेनी सीजन तक, मतलब कि क्योंकि हमें प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। Jute grows best in alluvial soil, receiving silt from annual floods, as in the Sundarban Delta in India and Bangladesh. सबसे बेस्ट जूट के लिए एलुवियल सॉइल होते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट होते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपके इंडिया का ही एक पार्ट, जो वेस्ट बंगाल के पास है, उसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा है कि सोइंग इज डन बिटवीन फरवरी एंड मई, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 months। देखिए जो बुआई का काम होता है वो तो ये फरवरी और मई, मतलब फरवरी मई के बीच में करते हैं बुआई का काम। अब हार्वेस्टिंग, जब कटाई करने का टाइम आएगा तो वो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के जूट प्लांट्स होते हैं, तो बेसिकली 4 से 5 महीने इनको लग जाते हैं। इंडिया जो आपका है 85% ऑफ वर्ल्ड में जूट का कल्टीवेशन करता है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, जो कंट्री 85% का कल्टीवेशन कर रहा होगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर तो वही होगा। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट।
वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट क्योंकि 85% ऑफ कल्टीवेशन ऑफ जूट इज डन इन सुंदरबन डेल्टा, बांग्लादेश एंड ऑल्सो इन बिहार एंड असम। रिमेंबर इट, 85% वर्ल्ड का जो जूट कल्टीवेशन है वो सुंदरबन डेल्टा और आपके जो कि इंडिया के बांग्लादेश में, सॉरी सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के पास, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश इंडिया का पार्ट अब नहीं है, बहुत पहले था पर अब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, असम एंड बिहार। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों बताना ज़रूर हमको मैसेज करके। जूट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। क्यों? क्योंकि देखिए कॉटन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट कॉटन एक्सपेंसिव है। जूट तो आपको बेसिकली ये सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है। जितने नेचुरल फाइबर्स आपने पढ़े उनमें सबसे सस्ता आपको कौन सा है, जूट। इट इज यूज्ड चीपली टू मेक क्लोथ्स फॉर wrapping bales of raw cotton and to make sacks and coarse cloth। इसका यूज कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स, कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जाता है। आपने जूट के रोप्स देखे होंगे, जूट के बैग्स देखे होंगे। सो ये पूरा नेचुरल फाइबर्स खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे सिंथेटिक फाइबर्स। बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड होते हैं, बनते किससे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, इन सब का कोल, इन सब का यूज करके इनको बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर एक तरह का प्लास्टिक होता है, जैसे प्लास्टिक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब एक नया वर्ड आ गया, पॉलीमर्स क्या है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की पूरी एक चेन बनाई जाती है उसे पॉलीमर्स कहते हैं। और जो बेसिकली जितने प्लास्टिक्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये पॉलीमर्स हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड रॉ मटेरियल्स का यूज करके, कच्चे पदार्थों का केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। क्लियर? अब बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसे मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद एक डिवाइस होती है स्पिनरेट। डिवाइस क्या है, स्पिनरेट। उसमें से पूरे छेद टाइप के होते हैं और इस लिक्विड को उसके थ्रू पास किया जाता है और इस तरह से पतले पतले फाइबर्स में निकलते हैं। उसको ठंडा करने के बाद उसी का यूज किया जाता है। उन थ्रेड्स का यूज करके क्लॉथ या जो भी इनको प्रिपेयर करना है उसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए अब नूडल्स कैसे बनता होगा, सोचिए, तो सेम उसी तरह इन्हें भी ऐसे ही बनाया जाता है। स्पिनरेट करके मशीन होती है, पहले इनको मेल्ट किया जाता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म बनता है, उसमें से पास करते हैं, पतले पतले फॉर्म में थ्रेड्स निकलते हैं और उन्हीं थ्रेड्स को ट्विस्ट करके या आपने जैसे देखी होगी दो धागे को ऐसे घुमा के ट्विस्ट किए जाते हैं, वैसे इनको ट्विस्ट करने के बाद फिर उसी से चीज़ों को तैयार किया जाता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर। देखिए जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर की अपेक्षा, बट सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते। अब मैंने जो कपड़े पहने सिंथेटिक फाइबर है, देखिए गर्मी लग रही है कि नहीं, अभी यही वो कॉटन के कपड़े पहने होते तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो आप जो मेरे स्वेट्स निकल रहे, जो पसीना निकल रहा है, ये उसको ऑब्जर्व करता है। और क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े, इसीलिए हमें गर्मी लग रही है और ये जो मेरे स्वेट्स निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। ये सबसे इसीलिए सिंथेटिक फाइबर के कपड़ों को कुकिंग करते वक्त भी यूज़ करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में जैसी अगर फायर ने कैच कर लिया तो सिंथेटिक फाइबर्स आपकी बॉडी पे चिपक जाएगी। अभी इसी मेरे कपड़े पे फायर लग गया तो ये बॉडी पे चिपकने लगेगा, वो और मतलब दिक्कत देने लगता है। सो अगर आपसे किसी ने पूछा कि विच फाइबर इज मोर कंफर्टेबल, देन नेचुरल फाइबर इज मोर कंफर्टेबल, बट नेचुरल फाइबर इतना एक्सपेंसिव है कि लोग सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिंथेटिक फाइबर की एक खासियत ये है कि वो स्ट्रॉन्गर भी होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है, चीप होता है, सस्ता होता है। इसलिए आई होप आपको नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, मैंने एक्सरसाइजेज कर लिए हैं, आपको PDF में हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे, कोई इश्यू होगा तो आप बताइएगा। एंड एक्सप्लेनेशन के बाद थैंक यू एवरीवन। आज आप लोगों ने विशेस किए मेरे बर्थडे के लिए और जो भी आपने मैसेजेस दिए, बहुत बच्चों ने तो वीडियो भी बना के भेजा है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग के बहुत याद आ रही है एक्चुअली, आज आप लोग नहीं है स्कूल में। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के तो पहले जल्दी, बहुत जल्दी, बस गॉड से प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी सब प्रोसेस होते जाए, चीज़ें नॉर्मल हो, हम अपने क्लासरूम में आएँ, हमारे और एक दूसरे से कांटेक्ट जो हमारा बना हुआ है एकदम फिजिकली एकदम सामने हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द विशेस। जय हिंद।